10th क्लास का बायोलॉजी सब्जेक्ट जो बोर्ड के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। इस 15 ऑब्जेक्टिव में से हम लोग कई ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जो आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में सीधे कई ऑब्जेक्टिव देखने को क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। बायोलॉजी के कुछ भाग ऐसे होते हैं जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बारंबार हमेशा पूछा करता है। तो देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस ओर हमें ले जाने का काम करता है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि रक्त क्या है। यह एक ऐसे प्रश्न है जो ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन के तीनों प्रारूप में एग्जाम में यहाँ से प्रश्न हमेशा पूछा करते हैं। तो क्वेश्चन है कि रक्त क्या है। ऑप्शन है उत्तक, बी में है कोशिका, सी में है पदार्थ और डी में है नन। नन का अर्थ यहाँ होता है इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कि रक्त क्या है। इसकी सिंपल जवाब या जो ऑब्जेक्टिव सही होगा ये आंसर आपका उत्तक हो जाता है। इसलिए क्योंकि यह भी घुमा पूछता है क्वेश्चन कि रक्त कौन सा उत्तक है। तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, अर्थात रक्त उत्तक है। लेकिन किस प्रकार का उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक है। तो इसमें सही उत्तर हो गया उत्तक। अब इससे रिलेटिव जो ऑप्शन है उस पर भी हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए यह है कोशिका। तो कोशिका हम किसे कहते हैं? कोशिका से आप क्या समझते हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। तो कहेंगे कि किसी भी जीवों के शरीर में संरचनात्मक और कार्यात्मक एक इकाई होती है जिसे हम कोशिका कहते हैं। आप यह देखिए कि कोशिका कई प्रकार के होते हैं। उसमें मुख्यतः दो प्रकार के आप मान सकते हैं, एक कोशिकीय जीव और दूसरा बहुकोशिकीय जीव। अर्थात जिसके शरीर एक कोशिका से बना होता है उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं और यही कारण है कि यह अमर होते हैं, यह नष्ट नहीं होते हैं। और दूसरा आपको बताए बहुकोशिकीय जीव, अर्थात वैसे जीव जिसके शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, अर्थात कई कोशिकाओं से मिलकर शरीर का निर्माण होता है, तो उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल आएगा, उदाहरण आएगा, वो हो गया मनुष्य, जंतु, ये सभी बहुकोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं। तो हम एक ऑप्शन से कई प्रकार के प्रश्न बना सकते हैं और इससे हमें कई प्रकार के बोर्ड में प्रश्न जो हैं वहाँ से डायरेक्ट टकरा जाते हैं। तो हमने एक पहला क्वेश्चन देखा कि रक्त क्या है, तो इसका उत्तर देखे उत्तक। लेकिन इनसे कोशिकाओं से भी हमने प्रश्न बनाने का कार्य किया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या है। दूसरा प्रश्न कहता है कि किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकी को हम लोग अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं। तो कभी कभी हिंदी में प्रश्न पूछता है और कभी कभी अंग्रेजी वर्ड्स का यूज कर देता है कि जेनेटिक्स का पिता किसे कहा जाता है, या कहेगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहते हैं। तो ये दोनों प्रश्न एक ही है, एक हिंदी वर्जन हो गया, एक इंग्लिश वर्जन हो गया। तो देखिए क्वेश्चन कि किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन देखेंगे पहले हम लोग। ए में है चार्ल्स डार्विन, बी में है ग्रेगर जॉन मेंडल और सी में है लामार्क और डी में है न्यूटन। अब इसमें आप लोग गेस कीजिए कि सही आंसर क्या हो सकता है। तो इसमें सही उत्तर है ग्रेगर जॉन मेंडल। अब देखिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है यह आनुवंशिकी का पिता कहलाता है, अर्थात जेनेटिक्स ऑफ फादर कहलाते हैं। अब इससे यह भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पौधे पर आनुवंशिकी का खोज किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मटर का पौधा। मटर का पौधा को ही क्यों चयन किया? इससे शॉर्ट क्वेश्चन ही निकाल सकते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर का पौधा आनुवंशिकी को सिद्ध करने के लिए क्यों चयन किया, क्यों चुना। तो इसका सही जवाब देंगे कि मटर का पौधा सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और साथ ही साथ इसमें 7 विपरीत गुण वाले लक्षण पाए जाते हैं जिससे उन्हें अनुसंधान करने में, खोज करने में आसानी हुई
अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मटर के पौधे के रूप में अनुवांशिकी की खोज करने हेतु ग्रेगर जॉन मेंडल ने चयन किया। तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ हम शॉर्ट क्वेश्चन को भी कवर कर रहे हैं। चलिए, तो हम ये देख लिए प्रश्न। अब इसमें कुछ ऑप्शन हैं जिससे रिलेटिव होता है, दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है। अब जैसे मान लीजिए वैज्ञानिक का नाम दिया चार्ल्स डार्विन, तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। यह कह सकता है कि प्रकृति वर्ण का सिद्धांत किसने दिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि कोई भी जीव अगर प्रकृति के अनुकूल नहीं ढलता है तो प्रकृति उसे अस्वीकार कर देती है। तो हम चार्ल्स डार्विन के बारे में भी जानें। और देखिए, एक है न्यूटन, तो आप लोग पढ़े होंगे कि इन्हें फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, अर्थात भौतिकी का पिता कहा जाता है, जिसने 3 नियम दिए, अर्थात प्रथम नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम। अब तीसरा क्वेश्चन है कि हरे पौधे कहलाते हैं, अर्थात हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन है ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक और डी नन, अर्थात इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा है क्वेश्चन कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो इसमें उत्तर क्या हो गया उत्पादक। अब आप यह समझिए कि उत्पादक किसे कहते हैं, तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं निर्माण करने का काम करता है, उसे हम उत्पादक कहते हैं, जैसे पेड़ पौधा। उपभोक्ता क्या है, जो उत्पादक को खाने का काम करता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं, जैसे मान लीजिए गाय है, बकरी है, हिरण है, ये सारे चीज़ हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है अपघटक, तो पूछेगा शॉर्ट क्वेश्चन में कि अपघटक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मरे हुए जीवों को जो अपघटन करने का काम करता है उसे हम अपघटक कहते हैं, जैसे जीवाणु और विषाणु। तो तीनों ऑप्शन को हमने देख लिया, तीनों ऑप्शन से शॉर्ट क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि हरे पौधे कहलाते हैं, अर्थात उत्पादक कहलाते हैं। यहाँ तक हो गया। हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछ रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है। स्वपोषी यानी वैसे जीव जो भोजन स्वयं बना रहा है उसको हम स्वपोषी कहते हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी अर्थात पेड़ पौधे आ गया। तो पेड़ पौधे को भोजन बनाने की क्या क्या जरूरत है, तो उसने पहला ऑप्शन दिया है CO2 एवं H2O, दूसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसमें उत्तर जो हो जाएगा सभी। क्यों होगा, क्योंकि इसलिए कि पौधे को भोजन बनाने के लिए इन चारों कारकों का होना जरूरी है, अर्थात जब पौधे खुद से पत्तियों के माध्यम से प्रकाश की उपस्थिति में, अर्थात सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया ही क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस में होगा, तो स्वपोषी जीवों में होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक पौधे को प्रकाश संश्लेषण क्रिया को करने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, हमें जल की आवश्यकता होती है, हमें सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी के रहने के बाद ही कोई भी पादप प्राणी, कोई भी वनस्पति प्राणी पत्तियों की मदद से ही वह भोजन बनाने का काम कर सकती है। तो ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। पांचवा है कि अगर हम मान लीजिए कि इसमें और अच्छे से देखते हैं तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, पत्ती कैसे भोजन बनाती है, ये पूरे गहराई में जाने की बात आती है। पांचवा प्रश्न देखिए, फूल में नर प्रजनन अंग कौन कौन से हैं। अब कह रहा है कि कौन सा है फूल में, अर्थात पुष्प में। तो एक ऑप्शन पहला है पुंकेसर, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय, तीसरा है वर्तिकाग और चौथा है नन, अर्थात इसमें उत्तर क्या हो जाएगा पुंकेसर। यानी पुष्पों में नर प्रजनन अंग जो होते हैं वह पुंकेसर होते हैं। लेकिन यही अगर क्वेश्चन रहता कि फूल में मादा प्रजनन अंग कौन सा है, तब इसमें आंसर हो जाता अंडाशय, अर्थात अंडाशय जो हुआ वह मादा प्रजनन अंग हुआ और पुंकेसर जो है यह क्या हो गया नर प्रजनन अंग। ध्यान देना, अंडाशय प्रजनन अंग नहीं आएगा, ऑप्शन में ही गलती कर देता है लोग स्टूडेंट, क्योंकि मादा प्रजनन अंग जो आएगा वो स्त्रीकेसर होगा। लोग अंडाशय गलती मार देते हैं। तो नर प्रजनन अंग अगर पूछेगा तो पुंकेसर हो गया, लेकिन अगर मादा प्रजनन अंग पूछेगा तो स्त्रीकेसर हो जाएगा।
ऐसा नहीं कि अंडाशय को टिक मार दे, तो यहाँ गलत हो जाएगा। अब आइए हम लोग छठा प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ से उत्पन्न होता है, अर्थात टेस्टोस्टेरोन जो उत्पन्न होता है वह वृषण से उत्पन्न होता है। और वृषण किस में पाया जाता है? नर में पाया जाता है, मनुष्यों में पाया जाता है। इस प्रकार से वृषण से ही टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन की उत्पत्ति होती है। अब चलिए अगला बात आता है कि अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है। अंडाशय कहाँ पाया जाएगा? मादा जनन अंग बोलते हैं, अर्थात मादा में ये पाया जाएगा। तो अंडाशय से जो है वह कौन सा हार्मोन निकलता है? तो उससे निकलता है एस्ट्रोजन निकलता है। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। चलिए आगे आइए, सातवां प्रश्न कि एंड्रोजन क्या है, अर्थात ऑप्शन है नर हार्मोन, मादा हार्मोन, एंजाइम या पाचक रस। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा नर हार्मोन, अर्थात नर हार्मोन जो है वह एंड्रोजन होता है जो पुरुषों में पाया जाता है। अब आठवां प्रश्न देखिए कि परागकण किसके अंदर बनता है। ऑप्शन है अंडाशय, दूसरा ऑप्शन है परागकोश, तीसरा ऑप्शन है वर्तिका और चौथा ऑप्शन है पतियां। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? परागकोश। क्योंकि ऐसे भी उलट के प्रश्न कर सकता है कि परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है। तो परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं और यह परागकण जो होता है यह आपका नर शुक्राणु होता है। नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कौन सा संवहन उत्तक है, अर्थात इसमें संवहन उत्तक का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन ए है एपिडर्मिस, ऑप्शन बी है फ्लोएम, ऑप्शन सी है जाइलम और ऑप्शन डी है बी एवं सी, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्यों उत्तर डी हो जाएगा? क्योंकि जाइलम जो होता है यह पौधे के जड़ में पाए जाते हैं उत्तक, और ये पौधे के जड़ से खनिज लवण है, जल होता है, ये तरल चीज को लेकर पौधे के संपूर्ण भागों में पहुंचाने का काम करता है, इसलिए हम इसको जाइलम उत्तक कहते हैं। और फ्लोएम का काम होता है कि पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को लेकर पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का काम करता है, अर्थात जाइलम भी एक प्रकार का संवहन उत्तक है और फ्लोएम भी एक प्रकार का संवहन उत्तक है। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है, अर्थात एक लिंगी पादप इनमें से कौन से हैं। अब देखिए कि एक लिंगी पादप का उदाहरण इसमें कौन सा हो जाएगा? तो मटर हो जाएगा। नहीं, अब क्यों भाई एक लिंगी पादप कहते किसको है? वैसे पादप जो नर और मादा के रूप में अलग अलग पाए जाते हों उसे हम एक लिंगी पादप कहते हैं। ठीक इसका अलग भी होता है कि द्विलिंगी पादप क्या है, तो कहेंगे वैसे पादप जिसमें मादा जननांग और नर जननांग एक ही पौधे में पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विलिंगी पादप या उभय लिंगी पादप कहेंगे। द्विलिंगी का उदाहरण पपीता हो जाता है, सरसों हो जाता है और अड़हुल हो जाता है। तो हम लोग 10 क्वेश्चन देखे कि 10 क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और उस पाए गए चारों ऑप्शन से हमने अलग अलग क्वेश्चन तैयार किया और अलग अलग उत्तर उसके खोजे, अर्थात ऑब्जेक्टिव भी देखे और शॉर्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी देखे। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे है अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11वां क्वेश्चन कह रहा है पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है। अब पौधे में उत्सर्जित पदार्थ कौन है? उत्सर्जित पदार्थ कहते किसको हैं? यानी वैसे अंग जिससे शरीर के अंदर बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित हो तो उसे हम उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। निकलने वाले पदार्थ को हम उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं और निकालने वाले अंग को जो निकाल रहा है उसको हम उत्सर्जित अंग कहते हैं। अब इसमें पूछ रहा है पौधों में, तो पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन क्या क्या हो गया? गोंद हो गया, टैनिन हो गया, रेजिन हो गया, अर्थात इसमें उत्तर जो होगा सभी हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन पूछ देता कि मानव में उत्सर्जित अंग कौन कौन से होते हैं, तो मानव में उत्सर्जित अंग जैसे त्वचा हो गया, जैसे और क्या हो गया, फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, ये सभी उत्सर्जित अंग होते हैं। क्यों? क्योंकि इन सारे चीज़ों से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। त्वचा से पसीना निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, फिर मुख से नासिका क्षेत्र से जो है कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो ये अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं। चलिए हम लोग 12वां क्वेश्चन में आते हैं। क्या कह रहा है? समजात अंगों का उदाहरण दें। सबसे पहले आप समझिए कि समजात अंग किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर शॉर्ट भी पूछ सकता है कि समजात अंग से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वैसे अंग जिसकी संरचना समान होती है लेकिन कार्यात्मक काम करने की शैली क्या होती है?
अलग होती है, यानी संरचना समान हो लेकिन काम करने का जो तरीका है वह भिन्न हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। यानी मनुष्य का जो हाथ होता है और कुत्ता का जो अगला पैर होता है, उन दोनों की संरचना समान होती है, उन दोनों का संरचना जो बनावट है उसमें एक ही हड्डी, यानी जो भी हड्डी पाए जाते हैं वह समान होता है। लेकिन जैसे ही हम काम करने की शैली को देखते हैं तो मनुष्य का जो हाथ होता है वह भोजन करने में, भोजन पकाने में, है ना, उसमें उपयोग किया जाता है। लेकिन जो कुत्ते का अग्रपाद होता है वह क्या होता है, चलने और फिरने में होता है। तो इसलिए संरचना तो समान है लेकिन उसका कार्य क्या है, अलग हो गया। चलिए 13वां क्वेश्चन देखिए कि कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है। अब कह रहा है रक्त को जमाने में कौन सहायता होता है। अगर पूछता कि कौन सा विटामिन है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, के हो जाता है। विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है। लेकिन यहाँ विटामिन नहीं पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन देखिए, ए है रक्त बिंबाणु, ऑप्शन बी है श्वेत रक्त कोशिका, और ऑप्शन सी है लाल रक्त कोशिका, और ऑप्शन डी है नन। तब इसमें ऑप्शन उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि रक्त बिंबाणु, अर्थात रक्त बिंबाणु के द्वारा ही रक्त क्या होता है, थक्का जमाने का काम करता है। अब इसी में देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लड ग्रुप जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। तो ओ जो ब्लड ग्रुप है वह क्या कहलाता है और ए बी ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है। तो ओ जो होता है वह सर्वदाता कहलाता है और ए बी जो ब्लड ग्रुप है वह सर्वग्राही कहलाता है। रक्त से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं कि रक्त में जो तरल चीज होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो प्लाज्मा कहते हैं। रक्त मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स। तो लाल रक्त कणिका जो होता है वह ऑक्सीजन का वहन करने का काम करता है। श्वेत रक्त कणिका जो होता है वह शरीर को सुरक्षा देने का काम करता है, अर्थात शरीर का वह सिपाही कहलाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ये सब का अपना अपना कार्य होता है। अब जैसे लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का होता है, और श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन का होता है। ये सब का कार्यकाल होता है, अवधि होता है कि कितने दिन तक वह रहेगा। अब जैसे मान लीजिए मनुष्य पूछ सकता है क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, तो उसका उत्तर होगा पीलिया को कहा जाता है, तिल्ली को कहा जाता है, स्प्लीन को कहा जाता है। चलिए 14वां क्वेश्चन में आते हैं। कहता है कि कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र पूछ रहा है। ऑप्शन है शुक्रवाहिका, दूसरा ऑप्शन है अंडाशय, तीसरा है गर्भाशय और चौथा है डिंब वाहिनी। आप देखिए कि ये तीनों एक जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन शुक्रवाहिका भिन्न हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा शुक्रवाहिका। क्वेश्चन फिर से देखिए कि कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका उत्तर होगा, पहला होगा शुक्रवाहिका। बाकी आप देख रहे हैं अंडाशय, गर्भाशय या डिंब वाहिनी, ये तीनों जो अंग है यह सब किसका है, तो यह मादा जनन तंत्र का है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। अमीबा कैसा जीव है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है और अमीबा में जो जनन होता है वो अलैंगिक जनन के अंतर्गत होता है, यानी अलैंगिक जनन पाया जाता है। और अलैंगिक जनन के अंतर्गत जो है वह द्विविखंडन प्रक्रिया के द्वारा होता है, अर्थात वो टूटकर एक नए अमीबा को जन्म देने का क्या करता है, काम करता है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। ऑप्शन देखिए क्या है, पहला है शाकाहारी, दूसरा है सर्वाहारी, तीसरा है अंतर्ग्रहण और चौथा है स्वपोषी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंतर्ग्रहण। अर्थात अमीबा अंतर्ग्रहण क्रिया के द्वारा ही पोषण करने का काम करता है। लेकिन इसमें 3 ऑप्शन देखिए, एक शाकाहारी, तो क्वेश्चन शॉर्ट पूछेगा कि शाकाहारी जीव किसे कहते हैं। तो सिंपल इसका जवाब है कि वैसे जीव जो वनस्पतियों को खाते हैं उसे हम शाकाहारी जीव कहते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सर्वाहारी जीव किसे कहते हैं, तो वैसे जीव जो वनस्पतियों को भी खाता है और मांस को भी खाता है तो उसे हम कहते हैं सर्वाहारी जीव। जैसे मनुष्य भी हो गया, कुत्ता भी हो गया, बिल्ली भी हो गया ना। फिर है स्वपोषी जीव, तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव। जिसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण हो जाता है आपका पेड़
पौधा हो जाता है, फिर आपका साइनोबैक्टीरिया हो जाता है। तो ये हम देखें 15 प्रश्न बायो का, जो सभी क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है और हमेशा बोर्ड एग्जाम में जो है यह बार बार पूछते रहता है, कंपटीशन भी पूछता है। अगर हम कहें कि 15 प्रश्न हमने देखा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन को हमने देखा, और जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो पता चलता है कि किस फैक्टर से, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बन रहा है जो हमें परीक्षा में आने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। अगर हम इस तरह से पढ़ें तो फिर बायो साइंस जो है वह बहुत इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है और अपने अंदर एक आत्मविश्वास को जगाने का काम करता है। धन्यवाद।